नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आप जानते हैं कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने वाले हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी, जो उस वक्त कारगिल में अपनी बोफोर्स रेजिमेंट के साथ सेकंड इन कमांड थे और इन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा ही नहीं, इसे बहुत नज़दीक से बारीकी से देखा है। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने बारे में बताएं और संक्षेप में अपनी रेजिमेंट के बारे में बताएं। कल उत्कर्ष, देखिए, मैं जिस समय आपने बात किया, हम उस समय सेकंड इन कमांड थे। हमारी रेजिमेंट 139 मीडियम रेजिमेंट थी, बोफोर्स रेजिमेंट। जी हाँ। और मैं जो है उसी रेजिमेंट में जनरली रहा हूँ। बाकी ब्रिगेड और बाकी जगह हम उसमें स्टाफ में बाकी जगह जाते रहे थे। बट ये जो हमारी रेजिमेंट थी, आई थी 2 कोर के अंडर में, झांसी के पास हम थे। जगह फील्ड एरिया से आए थे और उसके बाद हमको ऑर्डर मिला था कि हम जो हैं सीधा मूव करें वैली में। जी हाँ। और उस समय 15 कोर के अंडर बताया गया था कि 15 कोर के अंडर में हम जाएंगे, वहाँ हमें मूव करना था। और हम पूरी अपनी रेजिमेंट, आर्म्स, एम्युनिशन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, कहने का मतलब कि जो हमें नॉर्मल मूव में एम्युनिशन नहीं ले जाते उसको भी ले करके और हमने वहाँ पर मूव किया। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, ये अम्युनिशन की क्वांटिटी होती है। तो जब आपको इस तरीके का ऑर्डर मिला कि सब कुछ ले करके आपने जाना है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये युद्ध की तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमको लग गया कि ये चूँकि इसलिए लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर जो माहौल है उसके हिसाब से युद्ध के लिए ही हम जा रहे हैं और हम तैयार हो करके। तो सर, जब आप वहाँ से गए, बिना कोई समय गंवाए आप श्रीनगर से दराज कैसे पहुँचे? देखिए, शुरू में ही हमारी 2 गन्स स्पेयर्स की वजह से ऑफ रोड थी, बिकॉज बोफोर्स जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था, सामान स्पेयर सारे आ नहीं रहे थे, तो इसलिए 2 गन्स ऑफ रोड थी। तो हम जो है दूसरी रेजिमेंट से, दूसरी कमांड के रेजिमेंट से हम जो है गन्स उनको दे के उनकी गन ले करके रिप्लेस करके और गन ले करके हम गए। और देखिए, ऊपर कुछ दिन तो हम रहे पंजगांव में, बाद में बैटरी हमारी ऊपर गई। तो आप पहले कुपवाड़ा गए? बिल्कुल। और कुपवाड़ा से फिर आप दराज? जी, हमारी बैटरी वहाँ गई। और इस दौरान आपको तो पता ही था कि आपकी रेजिमेंट में गन्स में स्पेयर्स नहीं है। बिल्कुल। और अम्युनिशन भी नहीं है, क्योंकि हम बोफोर्स के साथ कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं रखते थे, क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो अभी क्या हुआ सर? जी, देखिए, सबसे पहली तो परेशानी, हम तो खैर चूँकि बैटरी थी तो हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम गन्स ले लिए थे, तो हमारी गन्स ऑन रोड थी उस समय। इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके साथ हम मूव किए तो ज़रूर प्रॉब्लम हुई। रोड आपने देखी हुई है कैसी है वहाँ की, और बोफोर्स में टर्निंग रेडियस ज़्यादा चाहिए गन को लेके जाने में। बोफोर्स का ट्रैक्टर गन को हुक करके चलता है तो एक बहुत लंबी ट्रेन बनती है और उसकी वजह से पहाड़ी रास्तों में मुड़ नहीं पा रही। बिल्कुल। तो कई जगह पर जो स्कैनिया हमारा गन टो करता है वो थी, उसको हालांकि बहुत पावरफुल थे, लेकिन उन जगहों पर भी कई जगह टर्निंग रेडियस ना होने से प्रॉब्लम होती थी, तो गन को अनहुक करना पड़ता था। तो बहरहाल फिर आपने मैन पावर से और बाकी जो इनोवेशन कर सकते थे आप दराज पहुंच गए। जी। फिर अब वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर कुछ रेजिमेंट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, तो जहाँ जगह मिला वहाँ हम डिप्लॉय किए, क्योंकि आपने देखा है दराज पंदराज रोड जो है फ्लैट एरिया तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पर फॉर्मेशंस, यूनिटें, हेडक्वार्टर्स थे कि जगह बहुत कम थी। फिर भी का अंदेशा था और कोई 5-6 किलोमीटर में डिविजन्स, ब्रिगेड्स और बाकी इमदादी दस्ते पहुँचे हुए थे, तो आपके लिए डिप्लॉयमेंट का जगह नहीं था। बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। देखिए, मई में फर्स्ट वीक में हो ही गया था कि लड़ाई 11-12 मई से शुरू हो गई थी 1 to 1 और 4-5 तक कंफर्म हो गया था। तो हम जब पहुंचे तो एक कहिए कि डिप्लॉय करके हम सीधा फायर करना था हमने। तो ये डिप्लॉयमेंट भी टोटली अनकन्वेंशनल हुआ, क्योंकि सामने पहाड़ी थी, हाई एंगल फायर करना है, एरिया है नहीं, तो डिप्लॉयमेंट आगे पीछे साइड में करके करना पड़ा।
बहुत ही अनकन्वेंशनल डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि जो नेशनल हाईवे दराज से कारगिल को जाती है उसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। एक्चुअली आइडियली देखा जाए तो ये आर्टिलरी के लिए मुफीद डिप्लॉयमेंट नहीं माना जाता, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने वहाँ डिप्लॉय किया। बिल्कुल। दूसरी चीज़ वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया हमने, हेडक्वार्टर्स भी था, एडीबी का हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बाकी भी थे, सारे यूनिट्स वहाँ थी। 3-4 दिन के बाद हमारे ऊपर काउंटर बम्बार्डमेंट फायर आया। काउंटर बम्बार्डमेंट फायर दुश्मन करता है, और उसने मेरे ख्याल से आपको देख रहा था हाइट से। बिल्कुल, सामने की हाइट्स पर वो था। हो सकता है कि या तो हम अपने अप्रिसिएशन में देखें नहीं कि वहाँ से वो हमारे ऊपर फायर कर सकता है, कितना कर सकता है, या मजबूरी थी, या मजबूरी तो थी ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो दुश्मन की निगाह के नीचे भारतीय सेना ने और आपकी रेजिमेंट ने डिप्लॉयमेंट किया। बिल्कुल। तो दुश्मन ने किस दिन कहा वेलकम टू कारगिल? वो कुछ दिन वेट किया उसने वेट किया कुछ दिन। उसने जब देखा कि ये पूरे डिप्लॉय हो जाए, एम्यूनिशन आ जाए, आर्म्स एम्यूनिशन सब आ गया, डिप्लॉय हो गए, और चूंकि वहाँ पर जगह नहीं थी तो ना कोई डिगिंग थी कि करके एम्यूनिशन हम पिट्स बनाएं कि एम्यूनिशन उनके अंदर डालें, उनको कवर करें, नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए। लोग आगे फायरिंग में चूंकि इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि अपना पूरा उन्होंने गियर भी नहीं पहना कि हेलमेट वगैरह पहने, तो उसका जो फायरिंग आई, हमारा एम्यूनिशन कुछ जो पीछे पड़ा है वो भी ब्लास्ट हुआ। उसकी वजह से हमारी गन्स भी कुछ डैमेज हुई। ओके। कुछ गन्स भी डैमेज हुई, कुछ हमारी लोगों घायल हुए काफ़ी लोग। तो फिर उसके बाद आपने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए और रीडिप्लॉयमेंट हुआ। गन्स को तो बहुत ज़्यादा हम मूव नहीं किए, हेडक्वार्टर्स वगैरह नेचुरली मूव हुए। अभी सर आते हैं कि आर्टिलरी का जो काम है और आर्टिलरी का जो रोल है कि फायर सपोर्ट देना युद्ध में। बिल्कुल। तो वो फायर सपोर्ट फिर कैसे दिया और किसको दिया? क्योंकि आर्टिलरी के रोल के बारे में कारगिल युद्ध में बहुत कुछ कहा गया है। बिल्कुल, ये तो यही कहा जा रहा है कि एक तरह से आर्टिलरी की ही लड़ाई थी, ये एक तोपखाने की लड़ाई थी। आप देखिए वहाँ पर तकरीबन 20 रेजिमेंटें तकरीबन थीं, जिसमें 2 लाइट रेजिमेंट, एक रॉकेट रेजिमेंट थी, वो भी आई थी वहाँ पर, रॉकेट रेजिमेंट या बैटरी उसकी, 2 लाइट थी, और 6 या 7 फील्ड रेजिमेंट थी, और बाकी सारी जो हैं 12-13 बोफोर्स रेजिमेंट थी। ओके सर। तो इनमें से मैक्सिमम देखिए लोड तो बोफोर्स की वजह से था, बिकॉज जब हमारी आगे जा रही थी, चाहे वो टोलो लिंक कहिए, 4875 कहिए, टाइगर हिल कहिए, हर जगह पर। तो इन्फेंट्री अटैक्स कब से शुरू हुए? इन्फेंट्री ने देखिए ऑलरेडी जब आ गए थे वो, तो प्लान करके 9-10 से तो ऊपर शुरू हो गए जाना। 9-10 मई से शुरू हो गया था, बट हमें दुश्मन के जो है सिर नीचे करना था। जी हाँ। तो वो तो हमारा काम पहले ही शुरू हो गया था, जहाँ जहाँ हम कर सकते थे, क्योंकि वहाँ हमारे वो जो ओपी ऑफिसर्स हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स, या हम फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कहते हैं, जो इन्फेंट्री के साथ जाता है, वो थे। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हुआ जी हाँ फायरिंग के लिए। और ये चीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, तब पता लगा कि दुश्मन कितनी मात्रा में है, और जैसे नज़दीक पहुँचे पता लगा कि उसने पूरे बंकर्स बना रखे हैं जो कि उनके अंदर से फायर कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि सिखलाई में तो हम कहते हैं कि पहाड़ों में 1:6 का डेटा होना चाहिए, मतलब 1 प्लाटून है तो 6 प्लाटून, 1 सोल्जर के लिए 6 सोल्जर चाहिए। लेकिन उन इलाकों में जिस तरह स्टीप स्लोप्स थे, जिस तरह पहाड़ी थी और हाई एल्टीट्यूड एरिया था, तो वहाँ तो 10-12 चाहिए, डबल चाहिए उसका। मतलब अगर 1 प्लाटून बैठी है तो उसके लिए 1 बटालियन बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी हालत थी, लेकिन इतने ट्रुप्स थे नहीं हमारे पास। तो आर्टिलरी का बहुत बड़ा उसमें उसकी ज़रूरत थी कि वो टारगेट को नस्तनाबूद करे, सॉफन करे। पर एक चीज़ सुनने को आई, उस वक्त हम भी आर्मी में थे, और ये कहा गया कि इंडियन आर्टिलरी ने एक बहुत ही इनोवेशन टेक्निक की और डायरेक्ट फायर रोल में अपनी गन्स को लगाया। बिल्कुल कलौत्कश जो आप कह रहे हैं, देखिए डायरेक्ट फायर रोल नॉर्मल जो आर्टिलरी के लिए है, खासकर बोफोर्स या मीडियम के लिए है, वो है 800 से 1000 मीटर। जी हाँ। कि मतलब आप डायरेक्ट फायर कर सकते हैं, टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं, चाहे टैंक है या बाकी टारगेट है, एम्यूनिशन के हिसाब से, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री वहाँ तक बिल्कुल फ्लैट रहती है और ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट होता है टारगेट के ऊपर। अब यहाँ पर जो टारगेट था, जैसे मैं टोली लिंक की बात करूँ, वहाँ हमें 5-5.5 किलोमीटर पर फायर करना था, और हाई ट्रेजेक्ट्री और ऊपर की तरफ।
फ्लैट भी नहीं था, सीधा नहीं था। फायर तो ये संभव नहीं था, लेकिन आपने अब उसी गन को बंकर्स के खिलाफ डायरेक्ट फायर में शुरू किया। बिल्कुल। ये कितना चैलेंजिंग अब था? ये इतना बड़ा चैलेंजिंग है, आपको बताऊं कि क्योंकि वहां पर आपने खुद देखा है जी हाँ। बंकर की हाइट कितनी होती है, 2 से 3 मीटर, 2 मीटर हद से हद। आपको मुश्किल से 1.5 फुट दिखता है। अब वहां पर सोचिए उसके ऊपर फायर करना है 5 किलोमीटर से। हम जो फायर करते हैं और जो रेंज लगा पाते हैं जी। बोफोर्स के ऊपर, कम से कम जो लगा सकते थे 50 मीटर। जी हाँ। वहां जो था 10-15 मीटर पर ऊपर नीचे करके फायर करना था। अब वहां भी देखिए ट्रेन करना पड़ा पहले हमारे तो उसको। आपने जो है धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर मेथड से बिल्कुल किया, लेकिन कितना इफेक्टिव था ये फायर? देखिए बहुत इफेक्टिव हुआ इस वजह से कि वहाँ पर हमारा जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर था, हमारा आर्टिलरी का जो इन्फेंट्री के साथ गया, इन्फेंट्री बटालियन के साथ गया, चाहे वो गढ़वाल थी या नागाज थी, उनके साथ हमारे गए थे। उन्होंने वहाँ देख करके और जजमेंट करके बताए, या जो बिल्कुल आगे ट्रुप्स थे कांटेक्ट में, उनसे पूछा ये गोला कितनी दूर गया। अच्छा। वो बताते थे कि नहीं अभी कम से कम 5 मीटर और नीचे चाहिए या 10 मीटर नीचे चाहिए, वो हम पास हो करते थे। और यहाँ पर हमारा जो गनर था उसको देखना था कि किस हिसाब से ऐसे करे, उसको अंदाजे से, क्योंकि कोई उसके लिए मेजरमेंट तो था नहीं, फाइट में ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, बबल एक होता है देखने के लिए, तो वो अंदाजे से ट्रेन था, वैसे उसने किया और फिर फायर हुआ उस पर। और हम जानते थे कि जैसे टैंक है वहाँ तो 2-3 राउंड 4 राउंड फायर कीजिए, यहाँ एक बंकर के लिए कम से कम 10, 15, 20 राउंड फायर करने पड़ते थे। लेकिन आपने हिट किया। बिल्कुल हिट किया। आइए बात करते हैं, अगर इन्फेंट्री अटैक्स की बात की जाए तो आप किस ऑपरेशन को बहुत कठिन मानते हैं? टाइगर हिल, हमने टाइगर हिल पे पहले कब्जा किया था। देखिए पहले तो मैं कहूँगा टोलोलिंग का था। टोलोलिंग तो बिल्कुल हाईवे के साथ था। टोलोलिंग वो कभी भी वो चाहते अगर तो कभी भी ब्लॉक कर सकते थे, क्योंकि टोलोलिंग तो आप देख सकते थे, वहाँ जो भी लोग जाते होंगे अब देखते होंगे सीधा दिखाई पड़ता था, तो वहां से तो कभी भी ब्लॉक कर सकते थे। हेवी नहीं ला पाए थे मे बी आरसीएल और बाकी अपने वो जो आरसीएल हथियार, लेकिन फिर भी इंटरडिक्ट तो कर ही सकते थे, वो करते भी थे। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल थी वहां पर, तो पहले वो जरूरी था। और साथ में ऑफ कोर्स मैं कहूंगा कि टाइगर हिल तो था ही सबसे, जो अगर कुछ था एरिया जिसको कि कैप्चर करना था और बहुत ज़्यादा जिसमें मुश्किल थी, वो तो टाइगर हिल ही था। तो हालांकि बाकी भी कम नहीं थे, चाहे वो 4875 था, उसमें भी काफ़ी मुश्किलें आई। और बाकी भी मैं कहूँगा कि हर एक टारगेट तो मुश्किल था, लेकिन ऑफकोर्स जो आपने कहा, मैं कहूँगा प्रायोरिटी जरूर मुश्किल थी और प्रायोरिटी तो टोलोलिंग को ही देना था। उसके साथ ही साथ में 4875 ऑपरेशंस में आपको याद होगा कि आपने नागा रेजिमेंट को फायर सपोर्ट बिल्कुल दिया। मैं रेड ओवर ग्रीन ने कर्नल ब्रिगेडियर दीपक बडोला से भी बात की, जो उस वक्त नागा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो सर वहाँ पर फिर आपने एक इन्फेंट्री अटैक के बारे में बताइए, किस तरीके से सक्सीड हुआ और क्या मुश्किलात आई आपको? देखिए नॉर्मल क्या होता है, एक इन्फेंट्री अटैक के लिए हम 5 से 6 बैटरीज या फायर यूनिट्स बोलते हैं, मतलब बैटरी देते हैं इन जनरल। वहाँ हमें कम से कम 8 से 10 बैटरी एक प्लेटून लोकेलिटी पर या एक कंपनी लोकेलिटी के ये फायर करना पड़ा। का मतलब है 6 गन, 10 बैटरी का मतलब है 60 गन, 50 से 60 गन समझ लीजिए, तोपें। बिल्कुल। और ये एक्यूरेसी, क्योंकि बोफोर्स की एक्यूरेसी थी, और जैसे हमने बात की कि हमारे पास इन्फेंट्री भी कम थी, उस रेशो में नहीं थी जो आप अभी कह रहे थे, और हमें जरूरी था वहां पर दुश्मन का सिर नीचे करना। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि उतना हम एक्यूरेसी के साथ, इतना एक साथ उतना गोले दागे वहां पर, उतना ज़्यादा जो एक्सप्लोजिव जाए जिससे कि वहाँ पर नुकसान दुश्मन का हो और वो नस्तनाबूत हो। क्योंकि ये देखिए, आप 60 गन अगर 5 मिनट 10 मिनट में फायर करें या 60 गन 2 मिनट में आ जाएं तो इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सर जब ये ऑपरेशंस हम जीतने लगे, हमने टाइगर हिल पे कब्जा किया, टोलोलिंग पे कब्जा किया और बाकी जगहों पे कब्जा किया, तो आप उन टारगेट्स पे गए उस एरिया में जहाँ पे दुश्मन बैठा था?
दी टोलोलंग में हमें शुरू में ही रिपोर्ट मिली, हमारे जो ऑफिसर्स गए थे वहाँ से, कि क्या कंडीशन थी। देखिए उन्होंने इतनी ज़्यादा मजबूत बंकर बनाए थे, जी हाँ, फुल्ली सीमेंटेड बंकर। जी हाँ, उसके अंदर उन्होंने राशन पानी काफ़ी इकट्ठा कर लिया था। जी हाँ। मतलब वो लंबी तैयारी के लिए, लंबे लड़ाई या इंगेजमेंट की तैयारी करके आए थे। जी हाँ, ये सारी उनके पास थी। यहाँ तक कि हमारे ओपी ऑफिसर्स ने उनके ओपी ऑफिसर के कुछ नक्शे लिए, जी हाँ, जिसमें जो मार्किंग थी उनसे पता लगता था कि वो क्या क्या प्लान करके आए थे। उसके साथ ही उन्होंने जो रूट था उनका आने जाने का, वो भी बना वो भी सिक्योर उन्होंने रखा हुआ था। जी हाँ। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, देखिए सब कुछ तो उन्होंने किया, लेकिन वो गुर्दा नहीं था उनके पास, जी हाँ। जो हमारे जवानों के पास था, जी हाँ। कि नफरी कम होने के बावजूद, दुश्मन के फायर होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। और हमारी गन्स जो हैं रेड हॉट हो जा रही थी, तब भी उनको हम चलाते रहे। एमनीशन बाहर से आया, हमारा एमनीशन खत्म हो गया, उस एमनीशन को फायर करने के लिए डेटा टेबल नहीं था हमारे पास। जी हाँ, लेकिन हमने वहीं पर इंटरपोलेट करके उसको भी फायर किया और करेक्ट फायर गया। तो सर आपने सही कहा, पाकिस्तान आर्मी ने हमें सरप्राइज जरूर किया, लेकिन वो एक फैक्टर अपने प्लान में डालना भूल गए, वो था भारतीय सेना का जज्बा। भारतीय सेना ने सिर्फ जज्बे से, बहादुरी से और बलिदान से वहाँ पर इस युद्ध की दशा और दिशा पलट दी। और पाकिस्तान ही नहीं, पूरा विश्व भारतीय सेना का कायल है कि उन्होंने इतनी एडवर्सिटी में भी किस तरीके से इस युद्ध की बाजी को पलट दिया। और इसीलिए सर कारगिल युद्ध हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि 71 के बाद जी हाँ, भारत पाकिस्तान में डायरेक्ट कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, कोई जी हाँ, कभी नहीं हुई। छोटी मोटी तो होती रही, सियाचिन की या बाकी। ये भी एक लड़ाई नहीं थी, कि वॉर नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हम अपने इलाके में थे और उन्होंने कैप्चर किया था। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि वॉर से कम नहीं थी, बल्कि ज़्यादा ही थी। जी। और ये देखिए कि एयरफोर्स 25-26 जून के आसपास आया था, 26 जून को आया था। 26 जून, बिल्कुल। इस बीच में पूरी लड़ाई आर्टिलरी ही जितना ऑब्जेक्टिव को सॉफन अप करना था, आर्टिलरी करती रही। 26 जुलाई को ऑपरेशन खत्म हुआ, क्योंकि देखिए 6 जुलाई को अमेरिका में जा कर के नवाज शरीफ गए थे, जी हाँ, जहाँ पर वहाँ बात हुई थी, बिल क्लिंटन थे, और ये हुआ था कि नहीं आप जो है पीछे हटिए। जी हाँ। उस समय ये भी न्यूज़ गई थी कि शायद पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स भी मूव कर रहा है। Yeah. और एक चीज़ और कहूँ आपसे, दुनिया में वर्ल्ड वार के बाद ही न्यूक्लियर पावर्स हुए हैं। पहली बार था कि 2 सो कॉल्ड न्यूक्लियर केपेबल देश लड़ाई में थे। तो वर्ल्ड में तो ये लग रहा था कि कहीं आगे मत बढ़े। सर यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके रेजिमेंट के बारे में। आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, बिल्कुल। और यहाँ पर वाकई रेजिमेंट आर्टिलरी ने ये सिद्ध कर दिया कि वो वाकई युद्ध के अंदर भगवान स्वरूप है और दिव्य है। इसके अलावा आर्टिलरी का मोटो क्या है सर? सर्वत्र इज्जत और इकबाल। तो इज्जत और इकबाल के साथ हर जगह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सर्वत्र, और कारगिल युद्ध में विजय दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका आर्टिलरी भारतीय तोपखाने की रही है। बिल्कुल। और मैं नाम लेना चाहूँगा, चूँकि आपने कहा हमारी रेजिमेंट 139 मीडियम रेजिमेंट, हमारी एक क्यूबेक बैटरी थी जिसमें मैं गया था, और उन्होंने बहुत मेहनत की। और हम लोग पढ़ते थे, आपको याद होगा, डमी गन पोजीशन बनाने की दुश्मन की। एक मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि हम पढ़ते रहे, लोग सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा। हमने एक्चुअली एक डमी गन पोजीशन बनाया, जिसमें जो गन्स थोड़ी डैमेज हो गई थी उनको ले जाके रखा। उसको पूरा गन एरिया, आप द्रौपदी कुंड देखे होंगे तालाब के पास, उसके आसपास ही हमने ये बनाया। और हम बीच में अपनी गन्स ले जाके फायर करते रहे, उसके एक दो, और दुश्मन 4 दिन तक लगातार उस पर फायर करता रहा, वो एंगेज करता रहा। तो हमने उसका फायदा उठाया, और ये चीज़ मतलब कामयाब हुई, जो कि हम कहते थे कि पता नहीं
कहने के लिए तो है, सिखलाई के लिए है, एक्चुअली होता है। तो ये भी हम दुश्मन को डिसीव करने में भी सक्सेसफुल रहे। हाँ, 5 दिन के बाद फिर वो तो उसको लग गया कि यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं एक्शन है, तो उसने बंद कर दिया। बट तब तक तो वो जो है उसकी उतनी पावर तो हम वहाँ डाइवर्ट कर दिए। जी हाँ सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों से बात करने के लिए वक्त निकाला और अपने अनुभव साझा किए। कल उत्कर्ष, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम की है रेड ओवर ग्रीन की, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप हर एक चीज़ कवर करते हैं। वो चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे स्ट्रेटजिक इश्यूज हो। हाँ, पॉलिटिकल नहीं जाते, दैट्स ए गुड थिंग कि जो आप रखे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं देखता रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जितने दर्शक हैं आपके, वो तो हमेशा देखेंगे, और भी लोग जो है इसके साथ जुड़ेंगे और उनको ऐसी जानकारी आप देते रहेंगे जो कि हर जगह लोगों को नहीं मिल सकती, ना उनको न्यूज़ चैनल पर मिल सकती है, ना बाकी किसी ऑनलाइन चैनल पर मिल सकती है। तारीफ के लिए शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद।